हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन की जो डायमेंशन वाला टॉपिक का उसका जो थर्ड एप्लीकेशन था वो पढ़ेंगे। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छा लग रहा है, देन आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए एंड थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए एंड अपने किसी भी डाउट है देन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वरना नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, उसमें तुम मैसेज कर सकते हो। पूरा पब्लिक अकाउंट है, फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? ओके, चलो। ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारे काम का नहीं है। अभी ये देखो, ठीक है? ओके, सो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने से पहले 2 चीज़ मतलब एक चीज़ है लेकिन 2 एग्ज़ाम्पल से हम समझेंगे, ठीक है? मुझे बताओ, जब कभी भी तुम लोग किसी भी चीज़ का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हो, अगर दोनों अलग-अलग क्वांटिटी से बिलॉन्ग्स करते हैं, देन दोनों को तुम ऐड कर पाओगे? जैसे कि एक है एरिया, ठीक है? एक है एरिया प्लस एक है लेंथ। इन दोनों को तुम मिला पाओगे क्या? नहीं होगा। लेकिन तुम लेंथ को लेंथ के साथ या फिर एरिया को एरिया के साथ तुम ऐड कर पाओगे, है कि नहीं? ये हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा? नहीं होगा। फिर ये फर्स्ट केस और ये जो सेकंड केस है, इसमें डिफरेंट क्या है? बोलो, इसमें डिफरेंट क्या है? क्या डिफरेंस है? देखो, ये जो फर्स्ट केस से है, इसका जो भी 2 क्वांटिटी ऐड हो रहा है, ये दोनों सेम फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर जिस उन उन दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसी वजह से हम उसको ऐड कर पा रहे हैं। सही है ना? ठीक है। इसमें क्या है? ये जो दोनों है, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा क्या? मुझे बताओ। एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर होता है और लेंथ का क्या होता है? एल होता है। ये दोनों सेम हुए? नहीं। ये क्या हो गए? अलग-अलग डायमेंशनल फॉर्मूला हो गए। इसीलिए इनको हम ऐड नहीं कर पाएँगे। ठीक है? ये हो गया पहले बात। ठीक है? दूसरा चीज़ क्या है? अगर मैं लिख लिख दिया कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी मैंने लिख दिया। ठीक है? मतलब ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा या फिर अलग-अलग होगा? बताना। ऑब्वियसली यार, ये दोनों अगर इक्वल हो रहे हैं, देन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो इक्वल होगा ना? जैसा कि मैं बता रहा हूँ, एरिया कभी भी लेंथ के बराबर हो सकता है क्या? या फिर वेलोसिटी कभी भी सिर्फ डिस्टेंस के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, वेलोसिटी हमेशा डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होगा, है कि नहीं? मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एंड इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है? क्लियर 2 बात? तो मैं नोट दे के लिख दे रहा हूँ, तुम भी लिख लो नोट्स में, अपने कॉपी में। फर्स्ट क्या है? इफ A and B are add or subtract, then they must have same dimensional formula। ठीक है? मैं देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। सब्सट्रैक्ट मस्ट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके। सेकंड पॉइंट क्या है? इफ A equal to B, then also they they must have same dimensional formula। ओके। ये दो चीजें अपने दिमाग में घुसा के रख लो, क्योंकि ये 3 नंबर एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे इसमें ये बहुत यूज होगा, इसीलिए पहले मैंने ये बता दिया। ठीक है?
तो ये नोट करके लिख दिया ना, 1 मिनट, ठीक है, ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहा है, देन सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, और इक्वल होने पर भी मस्ट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके नोट्स में लिख देना, ठीक है। अभी चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, क्या है, डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल, एक मिनट रुको, हम्म, ये मैंने तुम्हें और एक बार बता दिया क्या यार, देख रहे हो, ये अगर गैप लेके पढ़ाऊं तो ऐसा ही होता है, पता नहीं चला, ये पहले पढ़ा चुका हूं तुम्हें। कोई नहीं, और एक बार तुम्हारा रिवीजन हो गया, कोई नहीं। चलो, तो पहले अगर लिख चुके हो देन मत लिखना, ये सिर्फ नोट करके लिख देना, क्योंकि ये नोट करके मैंने पहले नहीं लिखाया था, ठीक है। तो अभी चलते हैं थर्ड नंबर की ओर। इसमें क्या है, डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बिटवीन हम रिलेशन बनाएंगे, ओके। जैसे कि तुम्हें पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है ना। तो ये सब फॉर्मूला जो है इससे निकालेंगे, बट कैसे, देखो आगे देखेंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे देखो डिस्टेंस बाय टाइम हो रहा है, लेकिन इसमें डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर बाय टाइम क्यों नहीं हुआ, या फिर यहाँ पे जो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास का स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन क्यों नहीं हुआ, या फिर मास इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर नहीं हुआ, ये सब जानेंगे अभी, यही थर्ड एप्लीकेशन में, ठीक है ना। चलो चलो, रेडी हो जाओ, रेडी जाओ, ठीक है। खाता कलम उठाओ और लिखना शुरू करो। तो आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये मिनिमम 1 लाख का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा 1 लाख का प्रॉफिट होगा। अभी समझ लो, ये क्या बोल रहा है, ए सिंपल पेंडुलम हैज ए बॉफ attached to a string which oscillate under the action of the gravitational force of gravity. Thus, the time period may depend on length of the string, mass of the bob, and the acceleration due to gravity. ये तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये जो जो दे रखा है हम पहले लिख देते हैं। क्या बोल रखा है यहाँ पे, देखो, यहां से पढ़ो, यहां से यहां तक पढ़ो। The time period may depend on the length of the string, the mass of the bob, and the acceleration due to gravity. मतलब time period is directly proportional to mass, length and acceleration due to gravity, जिसको हम g बोलते हैं। इसके पावर में हम a, b, c लिख देंगे। बताओ जल्दी, एबीसी मैंने क्यों लिखा, देखो हमें पता नहीं है कि मास के पावर किस पे मतलब टाइम जो है ये मास के कौन से पावर में डिपेंड कर रहा है, हमें पता नहीं है, इसीलिए हम ए बी सी लिख दिए। हमें डिराइव करेंगे, लास्ट को पता लग जाएगा कि ये ए बी सी का वैल्यू क्या है। अगर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा देन ए का वैल्यू हो जाएगा 0, अगर मास के ऊपर डिपेंड करेगा देन ए का अदर वैल्यू निकलेगा, है कि नहीं, समझ में आया क्यों ए बी सी लिए। अभी ये फर्स्ट नंबर है, और 2 नंबर बाकी है अभी भी, तो धीरे धीरे करके तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सब्र रख के समझो। सिंपल पेंडुलम क्या है, ये देखो, ये एक रूफ है, मतलब छत है, इसमें हम एक रस्सी से एक राउंड बॉल को लटका दिए हैं, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ये क्या करेगा, ये इधर से इधर और इधर से इधर आएगा, है कि नहीं। जैसे कि ये रूफ हो गया, ये हो गया स्ट्रिंग, और इसमें हम एक बॉफ लगा दिए, बॉल बॉल को बॉब ही बोलते हैं, ये बॉल को बॉब ही बोलते हैं, ठीक है। तो अभी वो क्या बोल रहा है, ये जो टाइम है, ये यहाँ से, ये जो बॉफ है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगेगा, वो ये बॉब के मास के ऊपर, ये जो रस्सी है इसके लेंथ के ऊपर, और ये बॉब के ऊपर जो पड़ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, स्मॉल जी, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये स्मॉल जी लिखते हैं ना, ब्लू हो गया है क्यों, ये देखो, स्मॉल जी लिखते हैं, जो 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मास क्या है,
स्मॉल एम या फिर कैपिटल एम ले लो और लेंथ को हम ले लेते हैं स्मॉल एल। ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? देखो, मास की वजह से हम जो जब भी किसी भी चीज को नीचे मतलब छोड़ रहे हैं, छोड़ने मतलब कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहा है, जस्ट छोड़ रहे हैं। ये नीचे गिरा कि नहीं? ये क्यों नीचे गिरा? ये ग्रेविटी की वजह से। और ये नीचे गिरते वक्त इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। ओके, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। लेकिन अभी मैं जोर से ऐसे मतलब इसको थ्रो करूंगा, जोर से ऐसे थ्रो करूंगा, देन इसके साथ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है, लेकिन मेरी फोर्स की वजह से जो एक्सलरेशन इसमें ऐड हो रहा है वो भी ऐड हो गया। ऑल क्लियर? ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं हो। अगर मैं इसे सिर्फ छोड़ रहा हूं, देन इसमें ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है, इसके एक्सलरेशन को बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। लेकिन अभी मैं थ्रो कर रहा हूँ, गायब हो। अभी मैं इसको जो थ्रो कर रहा हूँ, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन तो है, लेकिन उसके साथ हमारे हाथ की वजह से एक एक्सलरेशन ऐड हो जा रहा है। ठीक है? ओके, चलो सॉल्व करें इसको फिर। ठीक है, तो अभी क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है और राइट हैंड साइड में मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है। तो दोनों का पहले क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। टाइम के लिए तो टी के पावर 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक के मल्टीप्लाई करेंगे एंड अंदर में लिख देंगे एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड जी के पावर सी। देन एम का ग्रेविटेशनल सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास के 1 होता है और उसके पावर में ए है तो ए लिख दिए। एल का तो L1 उसके पावर में बी है। जी एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन में क्या होता है, L1 t माइनस टू, तो L1 t माइनस टू हो गया, उसके पावर में सी आ गया। के का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रहेगा, क्यों? ये एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट कुछ कोई क्वांटिटी नहीं होता है, इसीलिए ये डायमेंशन लेस रहेगा। तो हम फाइनल में लिखते हैं T1 इक्वल्स एम ए हो जाएगा। ये पावर जो ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाला मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? ब्रैकेट के बाहर वाला और ब्रैकेट के अंदर वाला मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा एल बी, नेक्स्ट हो गया एल सी टी माइनस टू सी। ओके, देन एम ए, एल एल सेम है, देखो सेम बेस वाला पावर ऐड होता है, तो हो गया एल बी प्लस सी टी माइनस टू। ये सारे प्रॉब्लम ना मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तभी होता है, ठीक है ना? बीच में अभी एक कॉल आ गया, दोबारा लाइट चला जा रहा है, क्या करूं यार? एक तो गर्मी में फैन ऑफ करके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना? उफ, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी करेंगे हम। देखो, मास की पावर ए है, एल के पावर माइनस सॉरी बी प्लस सी है और टी के पावर माइनस सी है, इतना आ गया। देन मैंने बताया था कि अगर कुछ भी यहाँ पे डायमेंशन नहीं है, मतलब उसके पावर जीरो होगा। यहाँ पे मास है नहीं, सी है नहीं, सॉरी सी में बोल रहा हूँ, लेंथ है नहीं है, तो मास की पावर जीरो है, मतलब ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्योंकि इधर मास का पावर जितना होगा, इधर भी मास की पावर सेम होना चाहिए ना, क्योंकि बीच में इक्वल है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर जितना होगा, राइट हैंड साइड में मास की पावर उतना होने पर ही तो दोनों इक्वल होंगे, वरना होंगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए ए इक्वल टू जीरो हो गया। देन लेफ्ट हैंड साइड में एल की पावर है नहीं है, जीरो है। देन राइट हैंड साइड का जो एल की पावर है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? देन बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ गया। देन टाइम के पावर देखो, राइट हैंड साइड में माइनस टू सी है और लेफ्ट हैंड साइड में वन है, दोनों को इक्वेट कर दिया। अभी क्या हुआ, यहां से सी का वैल्यू निकल जाएगा, माइनस टू को इधर ले आएंगे तो माइनस वन बाई टू हो गया सी का वैल्यू, है कि नहीं? और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब b माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो। देन b इक्वल टू हो गया वन बाई टू, बी का वैल्यू भी निकल गया और a का वैल्यू तो पहले से ही हमें पता है। देन ये a b एंड c का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बेटू, जल्दी बोलो, यहाँ पुट करेंगे कि नहीं? देखो नेक्स्ट पेज,
तो अभी क्या होगा देखो। अरे यार ये क्या हो रहा है। तो अभी क्या होगा, टी इक्वल टू कितना निकला था, के, मास के पावर में ए, लेंथ की पावर में बी, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर में सी निकला था। और हमें निकला क्या, ए इक्वल टू बी सॉरी ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1/2 एंड सी इक्वल टू -1/2। ऑल क्लियर। ठीक है। देन इसमें क्या हो गया, हम अगर वैल्यू पुट कर देंगे, मास के पावर 0 हो गया, देखो डिपेंड नहीं कर रहा है इसीलिए 0 आ गया। कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं। एल की पावर में कितना आया, 1/2, एंड जी के पावर में कितना आया, -1/2। ओके, इतना सही है ना। ठीक है, चलो अभी देखो, सी के पावर वन, सॉरी सी के पावर बोल रहा हूँ, एल के पावर 1/2 मतलब इसको बोलते हैं रूट ओवर ऑफ एल बोलते हैं। उसी तरह जी के पावर -1/2 मतलब क्या होगा, इसको हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। इसका उल्टा हो गया, प्रीवियस क्लास में बोला था नीचे नीचे वाले को ऊपर लाने के लिए माइनस लगता है, नीचे वाले को ऊपर लाने के लिए माइनस लगता है। तो ऊपर अगर माइनस है, नीचे लागे ले आए तो प्लस हो गया। ठीक है। देन क्या लिखेंगे इसको, जी के पावर रूट ओवर हो गया। देन इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। एम का पावर 0 मतलब वो तो चला गया, ठीक है ना, कि देन एल के पावर 1/2, देन एल का रूट ओवर, और जी के पावर -1/2 मतलब 1/जी का रूट ओवर। ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों के कंबाइन करके ऐसे लिख दिया, टी इक्वल टू, एंड प्रैक्टिकल हमें अगर प्रैक्टिकल करेंगे, देन के का वैल्यू निकलेगा 2 पाई के बराबर। देन टी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई इंटू एल बाय जी। ओके, 2 पाई इंटू एल बाय जी, 2 पाई इंटू एल बाय जी, 2 पाई इंटू एल बाय जी। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट नंबर, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्टिंग। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, देखो अगर मैंने एक फोन लिया, फोन वाइब्रेशन होता है कि नहीं, वाइब्रेशन पे साउंड आता है। जब तुम हाथ में पकड़ के रखोगे ज्यादा साउंड नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम टेबल वगैरह में रख दोगे उसमें साउंड आता है। क्यों आता है, बताओ। क्योंकि वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन क्या है, जल्दी जल्दी जितना स्पीड वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, रिपीट करेगा उसके मोशन को, उसको बोलते हैं हम वाइब्रेशन। और इसके मोशन की वजह से वो टेबल में बार बार हिट हो रहा होता है, इसी वजह से ज्यादा साउंड आता है। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, साउंड आ रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे साउंड आ रहा है कि नहीं। बस उसी तरह, इसी वजह से फोन अगर हम टेबल में रखते हैं तो ज्यादा वाइब्रेशन का साउंड आता है, अगर फोन हम हाथ में पकड़ के रखते हैं तो साउंड थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अभी क्या हुआ, क्वेश्चन क्या दे रखा है, द फ्रीक्वेंसी वी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, हम इसको एफ ले लेते हैं। चलो तुम्हें समझने के लिए आसान होगा, तुम्हारे समझने के लिए आसान होगा। देखो इसको मैंने लिख दिया स्मॉल एफ। ओके, ठीक है। अब वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेटिंग डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर, मास पर यूनिट लेंथ मतलब स्मॉल एम मैंने लिख लिया, और टेंशन टी के ऊपर। इसके पावर लिख देंगे ए, बी एंड सी। देखो स्मॉल एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास डिवाइडेड बाय लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा m की पावर 1 l की पावर -1। नीचे है ना, ऊपर लाएंगे l को। ठीक है। टेंशन क्या है, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पे देखो, ये एक रस्सी है, इस रस्सी पे कुछ फोर्स है, मतलब इसको कुछ फील हो रहा होगा, नहीं, क्यों, इसमें कुछ मास नहीं सस्पेंड हुआ है, इसमें कुछ मास हैंग नहीं हो रहा है। लेकिन अभी देखो, अभी इसमें कुछ मास होगा तो ये रस्सी को क्या पुल करके रखेगा, ये मास रस्सी को पुल करके रखेगा। तो इसी वजह से, पुल की वजह से इस रस्सी में कुछ फोर्स होगा, है कि नहीं, इस रस्सी में एक फोर्स होगा, इसी वजह से तो ज्यादा अगर मास यहाँ पे लटका लेंगे तो ये टूट जाता है।
क्यों? ये फोर्स की वजह से, जब टेंशन फोर्स ज्यादा हो जाता है, कभी भी एक रस्सी कैसे टूटता है? अगर किसी रस्सी में हम अगर एक मांस को लटका देंगे और वो मांस का अगर ज्यादा मांस होगा, देन यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वो ज्यादा हो जाएगा। देन इस टेंशन फोर्स की वजह से ये बीच में टूट जाता है। अभी टेंशन क्या मतलब याद मतलब टेंशन क्या है, समझ में आया? टेंशन ए टाइप ऑफ फोर्स है जो कि हम जब भी एक मास को किसी भी रस्सी में लट मतलब हैंग करेंगे, देन उस मास की वजह से रस्सी के ऊपर एक फोर्स पड़ता है। उसको बोलते हैं हम टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। एक रस्सी में जब एक मास को हम झुलाएंगे या फिर हैंग करेंगे, देन इस मास की वजह से इस रस्सी में जो फोर्स आता है, इसको बोलते हैं हम टेंशन फोर्स। ओके, ठीक है। चलो, अभी क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए मैं यहाँ पे के मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल के पास 1 हो जाएगा एंड ए हो जाएगा। ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एम बाय एल। इसका डायमेंशन लिख दिया है मैंने साइड में, m1 l माइनस 1 की पावर b हो गया। एंड टी क्या है? टेंशन फोर्स। फोर्स, फोर्स मतलब फोर्स का यूनिट। डायमेंशन होगा कि नहीं बेडू? जल्दी बोलो बेडू। देखो, एल का पावर 1, टी का पावर -2 एंड एम का पावर 1 होता है फोर्स का। पिछले क्लास में देख लेना। अभी देखो कि ये कहता कुछ डायमेंशनल रहता नहीं, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, और बाकी को मैं ए को अंदर ले आया, बी को भी घर के अंदर ले आया। बहुत रात हो चुका है ना, बाहर कहाँ घूमेगा ये, इसीलिए मैं इसको अंदर ले आया। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अभी देखो, सेम सेम जिसका बेस है उसका पावर मल्टीप्लाई मतलब ऐड होगा, है कि नहीं? मास के पावर बी प्लस सी, मास के पावर बी प्लस सी, लेंथ की पावर ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। ओके, क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टाइम है। टाइम का कहां पे है? ये सिंगल ही मरेगा, ये सख्त लोंडा बन रहा है ना, इसको साइड में फेंक देते हैं। ठीक है, चलो। अभी ये क्या है? फ्रीक्वेंसी के बराबर ये सब है, लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखना, सॉरी डायमेंशन लिखना बाकी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम का इनवर्स, मतलब 1 बाय टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम। मेरे साथ बोलो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम। ओके, मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का? टी टू द पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ, टी टू द पावर -1 इक्वल एम बी प्लस सी एल ए माइनस बी प्लस सी एंड टी -2 सी। मतलब लेफ्ट, अभी क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड का पावर और राइट हैंड साइड का पावर इक्वेट करेंगे। चलो करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो, b प्लस सी तो कुछ था नहीं, तो b प्लस सी इक्वल टू 0। देन क्या था? लेंथ का पावर नहीं है, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू भी क्या होगा? a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू भी 0 एंड -2b इक्वल टू हो गया -1, है कि नहीं? ओके, कैसे कैसे पता चला? देखो, सॉरी -2 से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मास और लेंथ नहीं है ना, मतलब राइट हैंड साइड का जो पावर है वो उसके बराबर 0 लेंगे हम, पिछले पिछले नंबर में किए थे। एंड टाइम का पावर लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है, मतलब इन दोनों के पावर इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे 2b की जगह हमें 2c लिखना पड़ेगा। इक्वल हो गया, देन c का वैल्यू क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, c का वैल्यू 1/2 हो गया। रेडी? ओके, देन यहाँ पे बी सी की जगह पे 1/2 पुट कर दे एंड 0, देन बी का वैल्यू हो गया -1/2। देन यहाँ पे ए माइनस बी है, बी का वैल्यू कितना है? -1/2, मतलब माइनस माइनस होके 1/2 प्लस सी का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 0। देन ए का वैल्यू कितना हो गया? -1 इक्वल टू, सॉरी +1 इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू हो गया, कितना होगा? -1 हो गया ना, तीनों का वैल्यू मिल गया। क्या क्या लिए थे हम? एफ इक्वल टू के इंटू LAMBTC। ठीक है, देखो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू के इंटू LAMB, नेक्स्ट क्या लिए थे? TC। मतलब अभी क्या हो गया? L की पावर A मतलब -1, M की पावर B मतलब -1/2, T की पावर C मतलब 1/2।
1/t और -1/2 क्या लिखना है मुझे मैंने बता दिया था। और ये l-1 मतलब इसे नीचे लिखेंगे l⁻1 हो गया, और इसको t⁻1/2 बाय m⁻1/2। अगर इसको थोड़ा सजा के लिख दिए देन l हो गया t/m के रूट ओवर हो गया। और प्रैक्टिकली k का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद जब रियल लाइफ में हम करेंगे, पूरा मेजरमेंट लेके करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल कर रहे हैं ना। प्रैक्टिकली k = 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और f = क्या हो जाएगा, 1/2l इंटू t/m का रूट ओवर। ओके, ये आ गया देखो तुम्हारा फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला निकाल लिया यार तुम, बड़े ही तेजस्वी लोग हो तुम। नेक्स्ट वन, थर्ड क्या है, फोर्स निकालेंगे। सर फोर्स तो पता है हमें। अरे तुम फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पता है, लेकिन आज जो फॉर्मूला निकालेंगे ये फोर्स का नया फॉर्मूला होगा, देखोगे। आ जा बेटो, आज आजा दिखाता हूं मैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल रखा है, डेंसिटी के पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पावर बी में डिपेंड कर रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी के पावर सी में डिपेंड कर रहा है। इक्वेट कर लेंगे, इक्वल टू के नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो बाद में हट जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इतना तो मालूम हो गया ना तुम्हें, या फिर के लेके करो, समझो ना, समझ रहे हो ना, ठीक है चलो। रो की पावर ए मतलब रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी है ना, ये दे रखा है, पीस पी दिख रहा है लेकिन ये रो है, ऐसा साइन है। इसको क्या बोलते हैं, मास मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका डायमेंशन m/l³। इसका क्या हो जाएगा, m1l-3 हो गया इसका डायमेंशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m1l-3 के पावर a। जी का क्या होगा, ये एक्सेलरेशन है, l1t-2 के पावर b। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम का इन्वर्स, t-1 के पावर c। और ये जो बाहर अभी बचे हैं इनको अंदर लाएंगे ना, भूख लग रहा होगा ना, ये बाहर घूम रहे इतना टाइम, अंदर लाएंगे ना बेटो। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, l-3 a एल बी इंटू t-2b t-c, ये हो गया इसका डायमेंशन। और फोर्स का क्या होता है, m1l कितना, l1t-2, ये होता है फोर्स का। देन अभी इक्वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम बाकी रह गया ना, हमें जो सेम सेम वाला बेस है इसकी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो m की पावर a, l के पावर -3b प्लस b एंड t के पावर -2b माइनस c हो गया। अभी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो मास की पावर है और राइट हैंड साइड में जो मास की पावर है उसको इक्वल ले लेंगे। क्या लेंगे, इक्वल ले लेंगे। तो हो गया a इक्वल 1 हो गया, देन -3b प्लस b इक्वल 1 हो जाएगा, -3b प्लस, अरे ये क्या गलती मैंने कर दिया है यार, -3a होगा ये, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। -3a प्लस b इक्वल टू -1 हो गया, और -2b माइनस सी, -2b माइनस सी इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, चलो a का वैल्यू तो एक निकल गया, यहाँ पे a का वैल्यू पुट करने पे -3 प्लस b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1 प्लस 3, तो ये क्या निकल के आएगा, b का वैल्यू 2 निकल के आएगा, है कि नहीं। 3 से 1 गया कितना, 2। अभी b का वैल्यू निकल गया, तो -2 इंटू 2 माइनस सी इक्वल टू -2, देन -4 माइनस सी इक्वल टू -2, माइनस सी इक्वल टू हो गया -2 प्लस 4। यहाँ से कट आउट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा माइनस सी का वैल्यू, देन सी का वैल्यू कितना होगा, -2 हो गया। तो पहले से क्या लिए थे, फोर्स इक्वल टू रो के पावर ए, जी के पावर बी एंड फ्रीक्वेंसी पावर सी, पुट कर लो। रो के पावर ए मतलब 1, जी के पावर बी मतलब 2, और फ्रीक्वेंसी पावर -2 मतलब -2। अभी क्या होगा फॉर्मूला, रो इंटू जी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। देखो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, कैसा लगा, फॉर्मूला निकलना आ गया, अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना, सच बताओ। तो एक बार सब्सक्राइब कर दो ना जाके, प्लीज कर दो, ठीक है चलो। पसीना आ गया है, फैन नहीं चला रहा हूँ ना, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। कोई नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो
आई होप ये तीनों नंबर आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, लिमिटेशन है। देखो क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मतलब है डिसएडवांटेजेस। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब फिर 12th 11th हो गया ना, तो इसके बाद तुम साइंटिफिक वर्ड यूज करोगे क्या, लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स, ठीक है ना। क्या क्या यूज करोगे, लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स, इसका मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, फास्ट तो इसमें हम ये क्वांटिटी जो निकल रहा है किसी भी क्वांटिटी, वो स्केलर है और वेक्टर है, ये तो पता नहीं लग रहा है। सर पहले ये बताइए स्केलर वेक्टर क्या है, ये हमें नहीं पता, और ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला से नहीं निकल रहा है, ये तो समझ में नहीं आया। ये सोच रहे हो बेटा, स्केलर मतलब होता है जो जो क्वांटिटी का डायरेक्शन लेस होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन जिसका डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसका डायरेक्शन नहीं होगा वो होता है स्केलर, जिसका डायरेक्शन होगा वो होगा वेक्टर। ऑल क्लियर। एक बार चेक कर देता हूँ वीडियो हो रहा है कि नहीं। यस, रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक मिनट। ओह थैंक गॉड। देखो तो स्केलर वेक्टर हो गया, ये सेकंड मतलब अभी तुम्हारा यूनिट डायमेंशन के नेक्स्ट चैप्टर में ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा अभी सब्र रखो, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, जैसे कि के के बारे में तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिला, तुम्हें लग रहा था ना अरे सर को तो पता है इसीलिए लिख दिए, मुझे पता था इसीलिए जानबूझ के लिख दिया, मुझे भी नहीं मालूम था पहले से, ठीक है ना, मैं रट के आया था इसका वैल्यू। नहीं मूर्खो, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, हायर क्लास में जब पढ़ोगे ग्रेजुएशन में उसमें प्रैक्टिकल करोगे और 2 पाई निकालोगे, समझे। तो इसीलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में ये कुछ नहीं बता रहा था, जैसे कांस्टेंट बारे में। और थर्ड नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन थीटा हो गया या फिर कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना, या फिर एक्सपोनेंशियल जैसे कि ई के पावर में 2 होता है, या फिर लॉगरिथमिक लॉग होता है, ये मैथ में तुम पढ़ोगे, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। और फोर्थ में क्या है, अगर वो क्वांटिटी 3 से ज़्यादा, ठीक है, 3 से ज़्यादा क्वांटिटी को मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, देन हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल नहीं पाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ मास लेंथ एंड टाइम का निकल रहा है। अगर वो दूसरे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, निकाल पाएंगे नहीं। ये हो गया 4 उसका लिमिटेशन, ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज, समझे कि नहीं बेटा। नेक्स्ट आ गया, देखो लिमिटेशन ही है, मैं सारा पॉइंट थ्योरेटिकल लिख दिया है मैंने। इट डज नॉट गिव एन इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन द फॉर्मूला। ओके। थर्ड नंबर क्या है, वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हिच हैव नो डायमेंशन, उसके बारे में बता नहीं रहा है। 4 नंबर क्या है, इफ ए क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फैक्टर हैविंग डायमेंशन द फॉर्मूला कैन नॉट डिराइव। अगर वो 3 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है देन हम उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। ये चारों इसका लिमिटेशन हो गया। ओके बेटा, चलो तो आज की क्लास में इतना ही, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये सकीरा आज इतना ही आइटम डांस करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, वो भी थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप रहेगा, उसका थोड़ा मतलब 7-8 रूल होगा, ठीक है ना, उसमें भी थोड़ा फोकस से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, ये डायमेंशन वाला क्लास थोड़ा लंबा हो गया, इसका मतलब नहीं है इसको देखोगे नहीं, ये भी देखना है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स, और इससे ही तुम दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चन कर पाओगे, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तुम्हें कौन से बुक का क्वेश्चन करना है मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं कहीं से भी कलेक्ट कलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का डाउट हो रहा है देन मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर लो, फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे शेयर आस्क डाउट करके एक इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है मैंने, उसमें तुम मैसेज कर लो, वो मेरा पर्सनल है, मैं दूसरे एजुकेटर की तरह इग्नोर नहीं करूँगा। अगर पता नहीं होगा मुझे देन मैं कहीं से भी ढूंढ के निकाल के तुम्हारा डाउट क्लियर करूँगा, लेकिन मैं करूँगा,
क्योंकि एक पर्सन को सारी चीज़ पता नहीं होता हमेशा। ठीक है ना? तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।